नमस्कार। देखिए, हम लोग को जो शरीर में जो प्रोटीन होता है उससे फायदेमंद होते हैं। प्रोटीन की कमी से अनेक तरह का बीमारी उत्पन्न होता है, जैसे कि जो बाल है ये पतला होने लगेगा, ये रुखरा होने लगेगा, यानी बहुत कमजोर हो जाएगा। जो शरीर में मसल्स हैं ये भी कमजोर हो जाते हैं, सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा, चलने को इच्छा नहीं करेगा, थकान महसूस हो जाएगा, रोग प्रतिरोधी क्षमताएं जो होती है कम हो जाती है, हम लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। तो इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब आप बात कहिएगा कि प्रोटीन के बारे में क्यों समझा रहे हैं, तो हमको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, आवश्यक एमिनो एसिड, डीएनए, आरएनए समझाना है। लेकिन इस बात को समझिए, इस बात को समझ गए तो ये सबको समझ जाइएगा। तो ध्यान से आप प्रोटीन के बारे में पहले सुनिए। देखिए, भगवान ने जो बनाया तो बहुत ही चालाकी से हम लोगों के अंदर आवश्यक एमिनो एसिड को नहीं डाला। यानी जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड किसको कहते हैं, तो जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें एमिन समूह के साथ, एमिन समूह के साथ जब अन्य कोई, देखिए ये एमिन समूह है NH3, इसके साथ जब अन्य कोई अम्लीय समूह उपस्थित हो जाता है, इसके साथ अन्य कोई अम्लीय समूह उपस्थित हो जाता है, ये एमिन है, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब एमिन के साथ अन्य अम्लीय समूह उपस्थित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड। तो दो तरह से एमिनो एसिड, एक आवश्यक एमिनो एसिड, एक अनावश्यक एमिनो एसिड होता है। उसमें हुआ क्या कि भगवान ने कहा कि भाई जब 20 प्रकार के एमिनो एसिड दे देंगे तो इसको प्रोटीन जो है इसके अंदर ही बनते रहेगा, यानी बाहर से इसको कुछ लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि आवश्यक एमिनो एसिड जो है इसमें 10 गो को रख दिया और 10 गो एमिनो एसिड को अनावश्यक में रख दिया। बात सुनिएगा, 10 को किस में रख दिया, आवश्यक एमिनो एसिड में 10 को रख दिया और 10 को रख दिया अनावश्यक एमिनो एसिड में। अब कहिएगा कि आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है। तो देखिए, जब वो बना रहे थे तो ऐसे किया था कि 10 गो एमिनो एसिड हम लोग के बॉडी में पहले ही से दे दिए। अब जो बॉडी में हम लोग को पहले से हैं उसको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जब बाहर से हम उसको नहीं लेंगे तो उसको कहते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले थे कि जिस एमिनो एसिड का ग्रहण हम लोग बाहरी पदार्थ से नहीं करेंगे, यानी जब हम भोजन करेंगे लेकिन उसमें जो एमिनो एसिड है उसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे तो उसको कहते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। अब देखिए, तो 10 गो तो है बॉडी में तो हम लोग बाहर से नहीं लिए, लेकिन 10 गो ऐसा एमिनो एसिड है जो बाहरी भोजन में मिलेगा, जो हम लोग खाएंगे उसी में मिलेगा। अब उसको लेने की आवश्यकता है। अब क्या कीजिएगा, तो उसको लेना पड़ता है। तो उसके लिए जब आप भोजन करते हैं तो उसमें, अब देखिए, उसमें एक जो RNA होता है, RNA इसकी भूमिकाएं होती है। पहले इसको क्लियर कर लो, आवश्यक एमिनो एसिड क्या है, तो जिस एमिनो एसिड का प्रयोग हम लोग खाते हैं तो उसमें उसकी आवश्यकता होती है, यानी वैसा एमिनो एसिड जो भोजन के माध्यम से जिसको ग्रहण किया जाए, अनावश्यक जिसको भोजन के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जाए, यानी उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इसमें RNA की कोई से भूमिका होती है, इस बात को सुनिएगा। तो RNA जो होता है इसका यही वर्क है कि वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। कभी कभी अनुवांशिक सूचना भी देता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले इसके बारे में जानते हैं कि इससे प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अब देखिए, RNA जो होता है 3 गो होता है। RNA कितना होता है, 3 गो। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA, एक होता है rRNA। अब देखिए, RNA 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, mRNA मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब क्या होता है, संदेश पहुंचाना। आप सबको पता होगा, मैसेंजर पर चलाते हैं तो क्या करता है, संदेश पहुंचाता है। एक जगह का जो संदेश होता है दूसरी जगह पहुंचाएगा, लेके नहीं जाएगा, पहुंचाता है। अब यहाँ देखिए, tRNA ट्रांसफर, यानी ये जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है। rRNA राइबोसोमल, यानी सबको मिला करके आप प्रोटीन का निर्माण करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिए, mRNA क्या करेगा, संदेश पहुंचाएगा। किसका संदेश पहुंचाता है, आवश्यक एमिनो एसिड का। जब आप भोजन कीजिएगा और जैसे एमिनो
एसिड जो होगा, आवश्यक एमिनो एसिड जो इसे अंदर जाएगा तुरंत कहेगा ये mRNA, tRNA किधर हो, इधर आ जाओ। अब इस जैसे सुनेगा कि mRNA हमको बुला रहा है, तुरंत भागे भागे आएगा, कहेगा जी भैया जी बोलिए आप क्या कहते हैं। अब देखिए ये कहेगा कि सुन भाई देख भाई आई बा आवश्यक एमिनो एसिड, एकरा के उठाओ, एकरा के उठा के ले जाके आरएनए को दिया। अब ये तुरंत क्या करेगा, इस आवश्यक एमिनो एसिड को उठाएगा और उठा के ले जाके प्रोडक्ट देगा आरएनए के पास, कहेगा कि लो तुम्ही को ना हो सकता है, ये लो इसको हम लेकर के आए। अभी देखिए क्या करता है, आरएनए जो है अब कहेगा कि हमारा काम जो है अब हो जाएगा। ये क्या करेगा, 10 गो आवश्यक एमिनो एसिड, 10 गो आवश्यक एमिनो एसिड जो कहां से प्राप्त हुआ, भोजन से, और 10 गो अनावश्यक एमिनो एसिड जो कहां है, बॉडी के अंदर, उस दोनों को मिला देता है एक ही में। और जो इसे मिलाता है तो एमिनो एसिड कितना हो गया, 20 गो हो गया, 10 गो आवश्यक और 10 गो अनावश्यक। अब जैसे 20 गो होता है तो निर्माण हो जाता है किसका, प्रोटीन का। कहता है कि हमारा काम कंप्लीट हुआ, तब कहता है आरएनए से कि आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA क्या करता है, आवश्यक एमिनो एसिड का सूचना पहुंचाता है tRNA के पास। tRNA क्या करता है, उस आवश्यक एमिनो एसिड को लेकर के जाता है rRNA के पास। rRNA क्या करता है, आवश्यक एमिनो एसिड को अनावश्यक एमिनो एसिड को आपस में मिला देता है, तब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, आरएनए करता है। ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो में, और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे कि एमिनो एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आवश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो एसिड। अब 20 गो एमिनो एसिड होता है, 10 गो आवश्यक एमिनो एसिड और 10 गो अनावश्यक एमिनो एसिड। तो ये क्लियर हो गया। चलिए ये अब देखिए, अब इसमें डीएनए आरएनए को हमको समझना है। अब इसको हम समझते हैं पहले, न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए बिल्कुल यहाँ 2 गो शब्द लिखे हैं, 2 गो शब्द याद करके रखिएगा तो न्यूक्लियोसाइड भी कंप्लीट रहेगा आपका। देखिए शर्करा और क्षार के इकाई को, शर्करा और क्षार के इकाई को, शुगर एंड बेस के इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। 2 शब्द, शुगर और बेस के इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब देखिए जो शुगर है, जो शर्करा है, ये 2 तरह का होता है। राइबोस शर्करा, देखिए जो है 2 तरह का, राइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यानी पेंटोज शुगर जो है, यानी पेंटोज शर्करा जो है 2 तरह का होता है, राइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। इसको ध्यान रखिएगा। शुगर और बेस का जो इकाई होगा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। बेस होता है 5 गो, कौन कौन सा जी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिन, थाइमिन। ध्यान रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिन, थाइमिन, 5 गो छह होता है। अब देखिए ये एक में, या डीएनए में या आरएनए में 4 को होता है, या तो डीएनए में 4 को होगा, आरएनए में भी 4 को होगा। डीएनए में देखिए कौन कौन सा होता है, एडेनिन हो जाता है, यहाँ देखिए हम एडेनिन, इसके बाद होता है गुआनिन, फिर इसमें होता है साइटोसिन, फिर इसमें होता है थाइमिन। देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए जो है इसमें भी 4 को होता है। अब देखिए 3 को जो है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये दलघुसरी है, दोनों में होगा, इसके साथ भी रहेगा और इसके भी साथ रहेगा, AGC, यानी एडेनिन,
गुआनिन साइटोसिन। लेकिन यहाँ देखिए जो थायमिन है इसमें थायमिन होता है, लेकिन इसमें थायमिन के जगह पर यूरेसिल रहता है। तो इसमें भी 4 को होता है बेस, इसमें भी 4 को बेस होता है। इसको नाइट्रोजनी क्षार भी बोला जाता है। यानी इसमें कौन सा क्षार होता है? नाइट्रोजनी क्षार होता है। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो यहाँ जो न्यूक्लियोसाइड है इसी में जब आप फॉस्फेट मिला देते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। समझ में आया? यहाँ कहे थे न्यूक्लियोसाइड, तो इसको कहे थे कि शर्करा और क्षार की इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड यानी इसमें आपको क्या मिला देना है? फॉस्फेट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ देखिए शर्करा क्षार, इसमें भी है शर्करा क्षार, और इसमें एक बढ़ गया कौन? फॉस्फेट के इकाई को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बस समझ में आ गया? अब क्या लिखिए? न्यूक्लिक अम्ल किसको कहिएगा? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो बहुलक का निर्माण होता है, और उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन सा है? डीएनए है और आरएनए। यानी न्यूक्लिक अम्ल जो है राइबोज शर्करा का बना होता है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा का बना होता है। यानी डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होंगे, डीएनए और आरएनए। अब बात आता है कि दोनों के बीच में अंतर भी इसी वीडियो में कर दी जाए। इसके लिए अलग वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है? याद रखिएगा डीएनए आरएनए, ये प्रश्न जो है पूछा हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनिए कि डीएनए आरएनए के बीच में तुलना कैसे कीजिएगा। यहाँ देखिए डीएनए आरएनए के बीच में तुलना, ये देखिए डीएनए क्या करता है? हमेशा अनुवांशिक सूचना पहुंचाएगा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब सूचना पहुंचाते रहता है। वह सूचना देता है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको 2 पैर होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए, उसका नाक कैसा होना चाहिए, उसका बाल कैसा होना चाहिए, ये सब सूचना देने का काम करता है डीएनए। अब कभी कभी गलतियों कर देता है, कह देगा कि जो गर्भ में बच्चा है ना इसका पोंछो होना चाहिए, बस पोंछो हो जाएगा। तो देखिए हुआ डीएनए थोड़ा सा भी गड़बड़ी किया कि आकृति बदल जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो बदलाव आता है वह डीएनए का दोष होता है। यानी डीएनए का काम है आनुवांशिक सूचना को पहुंचाना, लेकिन आरएनए जो है हमेशा आनुवांशिक सूचना को नहीं पहुंचाता है। अब बात समझिए, तो डीएनए आनुवांशिक सूचना देता है हमेशा, लेकिन आरएनए हमेशा आनुवांशिक सूचना नहीं देता है। अब देखिए डीएनए का आकार होता है द्विकुंडलीय, ऐसे होगा, ऐसे द्विकुंडलीय होगा। जो आरएनए है इसका आकार एक कुंडलीय होता है, इसका द्विकुंडलीय आकार होगा, और इसका क्या होगा? एक कुंडलीय होगा। अब डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करता है, ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। देख रहे हैं? तो इस तरह से इस दोनों के बीच में आप अंतर को भी देख सकते हैं कि डीएनए का जो अंतर है, जैसे द्विकुंडलीय है, आनुवांशिक सूचना को पहुंचाता है, इसमें थायमिन होता है कि नहीं। और डीएनए एक प्रकार के होते हैं, यहाँ और भी बढ़ा दिया जाए, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे को यह वीडियो जो है लाभ पहुंचा सके। आप परीक्षा में यदि इसमें से कोई भी प्रश्न आए तो वह आसानी से लिख सके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि शुगर और बेस की इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद।